डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं महिला और बाल विकास पर, जो कि यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। पहले हमने बात करी थी बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में। आज हम बात करेंगे महिला विकास से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि देश की जनसंख्या का 48% भाग महिलाओं का है। उनके द्वारा देश के विकास में बड़ा योगदान दिया जाता है। महिला विकास से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के रोजगार और प्रशिक्षण के लिए जो कार्यक्रम हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है स्टेप STEP, सपोर्ट टू ट्रेनिंग कम एम्प्लॉयमेंट एंड स्वावलंबन। ये प्रोग्राम पहले NORAD के नाम से जाना जाता था। स्टेप योजना 1987 में लाई गई थी। इसका उद्देश्य गरीब व संपत्ति विहीन महिलाओं को परंपरागत पैसे भी अपडेट ट्रेनिंग देना है, ताकि महिलाएं रोज़गार प्राप्त कर सकें या अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, हैंडीक्राफ्ट, सामाजिक वानिकी, खादी एवं ग्रामोद्योग, वाटरशेड विकास आदि परंपरागत रोजगारों की ट्रेनिंग दी जाती है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। 29 मार्च 2017 तक 550 स्वाधार होम्स, 120 हेल्पलाइन सेवाएं और 69,803 स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स संचालित किए जा रहे थे। 1 जनवरी 2006 से इस योजना का संचालन राज्य सरकार को सौंप दिया गया। अब हम बात करेंगे स्वावलंबन योजना की। ये 1982-83 में नार्वे सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू की गई थी। भारत सरकार वर्तमान में नॉर्वेजियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NORAD की सहायता से ये संचालित करती है, जिसमें एजेंसी की 9% सहायता होती है। इस योजना में महिलाओं को 35 विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी जो विभिन्न स्किल्स हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें कंप्यूटर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ीसाज, रेडियो और TV रिपेयरिंग, मोबाइल व लैपटॉप की रिपेयरिंग आदि आधुनिक कार्य सिखाए जाते हैं। प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठनों को प्रशिक्षण लागत का पुनर्भरण सरकार के द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। अब बात करेंगे हम स्वयं सिद्धा योजना की। यह पहले इंदिरा महिला योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना में महिलाओं को एक स्वयं सहायता समूह है, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या SHG भी कहते हैं, ये बनाकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत प्रदान करना इसका लक्ष्य रहा है। सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाकर समूह सदस्यों में आत्मविश्वास का निर्माण करना, जागरूकता लाना और बचत की आदत विकसित करना इस योजना का उद्देश्य था। फिर है स्वशक्ति योजना। यह विशेषतः ग्रामीण महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ के इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या IFAD के संयुक्त सहयोग से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं के जीवन में कठोर परिश्रम से बचाने हेतु नवीन साधनों या औजारों का प्रयोग कर समय बचाने, उनके स्वास्थ्य और साक्षरता के लिए और आय पैदा करने वाले कौशलों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मविश्वास विकसित करना इस योजना का उद्देश्य रहा है। भारत सरकार इस कार्यक्रम को राज्य महिला विकास संगठन के माध्यम से संचालित कर रहा है।
इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में महिला विकास संगठन स्थापित किया गया है और वहीं सर्वशक्ति योजना का कार्य देखता है। अब बात करेंगे बालिका समृद्धि योजना पे। बालिका समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1997 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य परिवार और समाज में लड़कियों के प्रति सोच में बदलाव लाना है और लड़कियों की घटती हुई जनसंख्या को रोकना है ताकि लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहन दिया जा सके। 15 अगस्त 1997 को या इसके बाद शहर या ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल परिवार में जन्मी 2 लड़कियों को इसमें शामिल किया जाता है। 1997-98 के दौरान केंद्रीय योजना के तहत जिला स्तर पर डीआरडीए द्वारा इसका संचालन किया जाने लगा है और प्रत्येक लड़की के जन्म पर 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 1999 में इसे केंद्रीय परिवर्तित योजना में बदल दिया गया और वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत बालिका जन्म पर उसके नाम से बैंक या डाकघर में खाता खोलकर उसमें 500 रुपये जमा कराए जाते हैं और पढ़ाई शुरू करने पर प्रथम कक्षा से 10वीं कक्षा तक 300 रुपये से 1000 रुपये तक की आर्थिक सहायता लाभार्थी के खाते में सीधे जमा कर दी जाती है। इसके बाद है महिला शिक्षा पर सघन पाठ्यक्रम कॉन्डेंसेंट कोर्स फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन, यानी इस योजना के अंतर्गत बीच में स्कूल छोड़ देने वाली बालिकाएं या महिलाएं जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक है उनको किसी वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और समाज में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह योजना केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा संचालित की जाती है। अब है कार्यरत महिला छात्रावास वर्किंग वुमेन हॉस्टल। ये छात्रावास कामकाजी महिलाओं को आश्रय देने के लिए 1973 से शुरू किए गए थे। इस योजना के अंतर्गत महिला छात्रावास के साथ साथ में डे केयर सेंटर भी खोला जाता है ताकि ऐसी महिलाओं जिनके बच्चे हैं वह भी इन छात्रावास में रह सकें। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा छात्रावासों के निर्माण का 75% या भूमि व छात्रावास के निर्माण के दोनों का 50% वहन किया जाता है। इन छात्रावासों का निर्माण किसी स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा या महिला विकास संगठनों के द्वारा या लोक न्यास के द्वारा, विश्वविद्यालय या कॉलेजों के द्वारा, स्वयं शासित संगठन के द्वारा या सहकारी संस्था के द्वारा या राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है और इनके निर्माण में केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है। कार्यरत महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2016 तक देश भर में 934 छात्रावास संचालित थे और उनमें लाभार्थी महिलाओं की संख्या 17,139 थी और साथ में जो डे केयर सेंटर चलाए जा रहे थे उनकी संख्या 344 थी और इनमें लाभान्वित बच्चों की जनसंख्या थी 9,297। अब बात करेंगे स्वाधार योजना के ऊपर। स्वाधार योजना महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा 2001 और 2 में शुरू की गई। इस योजना में विषम परिस्थितियों में जी रही निम्नलिखित महिलाओं को शामिल किया गया था। ऐसी विधवा महिलाएं जो काशी या वृंदावन में निवास करती हैं और जिनके घर वालों ने उनको बेसहारा छोड़ दिया है। जेल से रिहा की गई महिलाएं जिनका परिवार में कोई नहीं है। प्राकृतिक आपदा से बेघर हुई महिलाएं और तस्करी से मुक्त कराई गई महिलाएं, आतंकवादियों से मुक्त कराई गई महिलाएं और मानसिक विबंधित महिलाएं जिनका परिवार में कोई नहीं है। ऐसी महिलाओं के पुनर्वास के लिए भोजन, आश्रय, कपड़े,
उनके स्वास्थ्य की देखभाल और उन्हें परामर्श या कंसल्टिंग उपलब्ध कराई जाती है। और पुनर्वास के तहत उन्हें शिक्षा दी जाती है, उनमें कौशल का विकास किया जाता है, व्यक्तित्व विकास सिखाया जाता है। और फिर भी यदि कोई महिला अवसाद में जी रही है तो उसके लिए हेल्पलाइन के द्वारा उन्हें अवसाद से बाहर निकालने में मदद की जाती है। समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगरपालिका, निजी न्यासों के द्वारा, स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा इस योजना को एक परियोजना के रूप में चलाया जाता है ताकि ऐसी महिलाओं का पुनर्वास किया जा सके। इसके बाद है अल्पावधि आश्रय स्थल, शॉर्ट स्टे होम। 1999 में शुरू की गई थी योजना। इसके अंतर्गत ऐसी महिलाएं या बालिकाएं जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से काफ़ी अवसाद में जी रही हैं और नैतिक संकट की वजह से समाज से बहिष्कृत किए जाने की नौबत से जूझ रही हैं, यानी जिन्हें समाज बहिष्कार करने की चेतावनी देता है। ऐसी महिलाओं को 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के समय के लिए इन अल्पावधि आश्रय स्थलों में आश्रय दिया जाता है। यदि किसी महिला के साथ में बच्चा है तो उसे 7 वर्ष तक इनमें आश्रय दिया जा सकता है। और यहाँ पर जो महिलाएं निवास करती हैं उनके पुनर्वास का कार्यक्रम भी चलाया जाता है ताकि उनको पुनः वापस समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। फिर है परिवार कल्याण, परिवार परामर्श केंद्र, फैमिली काउंसलिंग सेंटर। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत पारिवारिक अत्याचारों का सामना कर रही महिलाओं के लिए काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाती है और आवश्यकता होने पर ऐसी महिलाओं को पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये पारिवारिक परामर्श केंद्र जहाँ भी संचालित हैं वो निकटवर्ती पुलिस स्टेशन या अल्पावधि आश्रय स्थल के सामंजस्य में कार्य करते हैं। इसके बाद बात करेंगे महिलाओं के लिए लाए गए घरेलू हिंसा विधेयक की, जो 2005 में लाया गया। महिलाओं के प्रति समाज में घरेलू हिंसा एक बड़े पैमाने पर फैली हुई देश में और महिलाओं को तरह तरह से प्रताड़ित समाज में किया जाता है। तो सरकार ने ऐसी प्रताड़ित महिलाओं को बचाने के लिए एक संसद में बिल पारित किया जिसे घरेलू हिंसा विधेयक 2005 कहा गया है। इसके अंतर्गत न्यायालय में मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिए गए कि घरेलू हिंसा के खिलाफ जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की जाए। इस अधिनियम में मानव संसाधन विकास पर संसद की जो स्थायी समिति है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, इसकी अनुशंसा पर इसमें संशोधन किया जा सकता है। 26 अक्टूबर 2006 को इस विधेयक को देश भर में लागू किया गया। फिर महिला सशक्तिकरण पर एक राष्ट्रीय नीति भी आई जिसे नेशनल पॉलिसी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कहा जाता है। महिलाओं के प्रति समस्त प्रकार के विरोधाभास जो समाज में पाए जाते हैं उनको दूर करके उनको जीवन के सभी क्षेत्रों में और गतिविधियों में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए और ताकि महिलाओं का उन्नत विकास हो और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले, इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति 20 मार्च 2001 को लागू की गई थी और इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए। वुमेन कंपोनेंट प्लान, इसके अंतर्गत कम से कम जो भी संस्थागत बजट होता है, सरकार का बजट होता है, उसमें 30% बजट महिलाओं के लिए रखे जाने का प्रावधान किया गया। फिर है नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसी नीति के तहत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर भारत है जिसके 7 राज्य हैं उनके लिए 10% अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है ताकि वहाँ पे महिलाओं और बच्चों का विकास किया जा सके। फिर है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन
ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो इसकी भी व्यवस्था, इस समिति की व्यवस्था महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए की गई है। इसके बाद बात करेंगे लिंग विकास सूचकांक पे, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स (GDI) तथा जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स (GEM) यह राज्य के विशेषज्ञों के द्वारा तैयार कराया जा रहा है। इस सूचकांक में 18 बिंदुओं को शामिल किया गया है और जिलों से प्राप्त सूचनाओं को भी कंपाइल करके इसमें जोड़ा जाता है। लिंग विकास सूचकांक के पश्चात विभाग का अगला कदम होता है बच्चों पर व्यय का विश्लेषण करना, जिससे विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में 2002 और 2003 से इसे शुरू किया गया। लिंग विकास सूचकांक ये दर्शाता है कि महिला और पुरुषों में किसके विकास के ऊपर अधिक खर्च किया जा रहा है। इसके बाद है जेंडर बजट। जेंडर बजट जेंडर पर आधारित है। भारत सरकार के द्वारा 2006-07 में बजट में राष्ट्रीय महिला आयोग और जेंडर बजटिंग की व्यवस्था को लागू किया गया। जेंडर बजट की अवधारणा में ये देखा जाता है कि किसी विभाग में वार्षिक बजट का कितना हिस्सा महिलाओं के लिए खर्च किया जा रहा है। यह महिला सशक्तिकरण के पक्ष में दृष्टिकोण को दर्शाता है। वर्ष 2010-11 में 61 मंत्रालयों या विभागों ने जेंडर बजट सेल की स्थापना की और 28 विभागों ने केंद्रीय बजट 2010-11 में महिला बजट विवरण को जगह दी। इसके बाद है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY). यह योजना ऐसी महिलाओं के लिए थी जो गर्भवती हैं या बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं। इसे 2010 अक्टूबर में लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत कुछ शर्तों के तहत लाभार्थी के खाते में नगद राशि स्थानांतरित की जाती है ताकि वांछित लाभ संबंधित महिलाओं को मिल सकें। अगली योजना है महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसके अंतर्गत, इस मिशन के अंतर्गत सरकारी नीतियों, सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, इनमें महिलाओं के सशक्तिकरण को स्थान देने के लिए विभिन्न विभागों, मंत्रालयों के द्वारा 2011 में एक मिशन शुरू किया गया, जिसको महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मिशन कहा गया। राज्यों के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट रिसोर्सेज सेंटर फॉर वुमेन्स, जिसे संक्षेप में SRCWs कहा गया है, ये प्रत्येक राज्य में स्थापित किया गया। इसके बाद है अनुसंधान, प्रकाशन तथा निगरानी। महिलाओं से संबंधित अनुसंधान के लिए सरकार ने क्या किया, कौन कौन से प्रकाशन हैं जो महिलाओं के ऊपर आधारित हैं और सरकार के द्वारा इनकी किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है। सबसे पहले बात करें अनुसंधान की, तो अनुसंधान में विभिन्न विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन विभाग स्थापित किया गया है तथा सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज नाम से एक अलग विभाग स्थापित किए गए हैं, जिनमें महिला आधारित पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर PhD तक के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इस प्रकार अनुसंधान इस क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है। प्रकाशन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा महिलाओं पर आधारित अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, जैसे मेरी सहेली, मधुरिमा आदि, ये महिलाओं पर आधारित पत्रिकाएं हैं। निगरानी, महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा अनुसंधान और प्रकाशन की निगरानी की जाती है। फिर है पुरस्कार। महिलाओं के लिए जो पुरस्कार देश भर में संचालित किए जाते हैं उनमें है श्री शक्ति पुरस्कार 1999, ये 1999 से शुरू किया गया है। दूसरा है डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख
पुरस्कार। ये पुरस्कार केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक के नाम पे दिया जाता है। डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख ये इसके समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक रहे हैं। इनके नाम पे पुरस्कार के तौर पे 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और ये किसी ऐसे संगठन को दिया जाता है जिसने महिला कल्याण के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया हो और जिसने इस क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव लिया हो। अब बात करेंगे स्वायत्तशासी संगठनों की। पहले है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन्स कमीशन। ये एक संवैधानिक आयोग है जिसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया है। देश भर में महिलाओं पे भी कहीं भी अत्याचार होता है, चाहे वो घरेलू महिलाएं हों, चाहे जेल में बंद सजायाफ्ता महिलाएं हों, तो उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई अत्याचार होता है उसकी सूचना राष्ट्रीय महिला आयोग समय समय पर देश भर के सभी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से मालूम करता रहता है और उनको इन उत्पीड़नों से बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन्स फंड। 30 मार्च 1993 को इसे स्थापित किया गया था और यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इस कोष के द्वारा महिलाओं के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। फिर है जन भागीरथता एवं बाल विकास का राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बच्चों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया गया है और इसमें जन सहभागिता की भी अपेक्षा की जाती है कि जनता बाल विकास के लिए क्या सहयोग करेगी। फिर है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फॉर सोशल वेलफेयर। ये सितंबर 1993 से संचालित है और ये देश भर में समाज कल्याण के लिए योजनाएं चलाता है जिसमें पिछड़े वर्ग के जो समाज हैं उनके लिए महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं चलाता है। अब बात करेंगे इस महिला कल्याण हेतु केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं या कार्यक्रमों के बारे में। पहली है समन्वित बाल विकास योजनाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और ICDS। इसके अंतर्गत 4 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं जिनमें आंगनबाड़ी, पालना घर और सप्लाई योजना प्रमुख है। फिर है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना PMMVY। यह जनवरी 2017 से शुरू की गई योजना है। इस योजना का लक्ष्य प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टिंग वुमेन्स है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है और इसके लिए उनके खाते में नगद राशि स्थानांतरित की जाती है ताकि उनका पहला बच्चा स्वस्थ रहे और इसके अंतर्गत बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भी राशि स्थानांतरित की जाती है। ये राशि 5,000 रुपये होती है जो महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान या बच्चों को दूध पिलाने के दौरान दी जाती है और इसके अलावा 1,000 रुपये की राशि संस्थागत प्रसव कराने के ऊपर जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दी जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। फिर है राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM। ये 2017-18 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करना। इसके लिए आंगनवाड़ी के द्वारा महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनमें बच्चों में या महिलाओं में एनीमिया को रोका जा सके, यानी खून की कमी को रोका जा सके और कुपोषण यदि है तो उसको भी पौष्टिक भोजन के द्वारा दूर किया जा सके।
इसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य 5 करोड़ महिलाएं थी। इसमें ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है जिनके पास रसोई गैस नहीं होता है और जिन्हें चूल्हे पे ही खाना बनाना पड़ता है, और इसमें समस्त BPL महिलाओं को टारगेट किया गया। और इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य से कहीं अधिक महिलाओं को LPG गैस सिलेंडर बांटे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।